नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रेडी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 24 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि मैथ के साथ साथ में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो मैथ के साथ में रीजनिंग का क्लास लेना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या, हमारा त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h। ठीक, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ हम देखेंगे तो देखेंगे हमें पाई में दिया हुआ है ऑप्शन, तो हम पाई का मान नहीं रखेते हैं, पाई को सीधा रख देते हैं। और आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर × 7 और आर का दिया है 7 और ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये 7 दूनी 14 पाई और गुणे में 15 7 22, तो 22 × 14 करेंगे, 14 दूनी 28 और 28 308 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। दोस्तों, अगर यहाँ पे आप लोग से पूछ लेता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। ये बेलन का आयतन होता है और ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पाइप ए और बी 1000 लीटर की टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। तो ए जो है वो 5 घंटे में, अब बी जो है वो 6 घंटे में भर सकता है। ठीक, ये दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो वो 1800 लीटर की खाली टंकी को भरने में कितने समय लेंगे। तो 1800 का हमें समय निकालना जब दोनों एक साथ खोले जाते हैं। तो यहाँ दिया क्या, इसकी क्षमता पहले क्या है, 1000 को इसने ए जो है 5 घंटे में और बी जो है 6 घंटे में भर सकता है। तो ये 1 घंटे में कितना पानी भरते होंगे, 1 घंटे में 1000/5 पानी भरता होगा ए जो है, और बी जो है 1000/6 पानी भरता होगा, 6 लीटर पानी। ठीक, तो अब ये कह क्या रहा है, दोनों एक साथ अगर खोल दिए जाते हैं तो वो 1800 लीटर खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेंगे। तो ये एक ए का कार्य क्षमता आ गया और ये बी की कार्य क्षमता है। तो अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाता मतलब 1 घंटे में दोनों मिलके कितना पानी भरेंगे, 1 घंटे में दोनों मिलके 1000/5 प्लस 1000/6, वो इतना पानी भर सकते हैं, इतने लीटर। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 30 आएगा, ये हो जाएगा 6000, ये हो जाएगा 5000, तो ये 11000/30 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा ये आ जाएगा 1100/3। तो ये दोनों के मिला के कार्य क्षमता आ गई है, 1 घंटे में दोनों इतना लीटर पानी भर सकते हैं। तो हमें पानी भरना कितना है, 1800 लीटर की टंकी भरना है ना, तो दोनों मिलके 1800/1100/30 इतना समय लेंगे उस टंकी इतना 1800 लीटर पानी को भरने में। तो हमारा कितना समय आ जाएगा, अब ये 3 ऊपर का गुणा होगा, 1800 × 3/1100, 2 जीरो कट गया, तो 18 54, 54/11, तो 54/11 घंटे इनका समय आ गया, जो इनके द्वारा लिया जाएगा दोनों एक साथ मिलके जब 1800 लीटर की एक टंकी को भरेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है। तो बताना क्या है, चतुर्भुज नहीं है। देखिए, समांतर चतुर्भुज होता है, ये वृत्त ही जो ऑप्शन है हमारा ये नहीं है, वृत्त होता है। समलम चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज ए बी चतुर्भुज होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी है। तो पिता की जो आय है, फादर की आय पुत्र की आय की कितना है, 7 गुनी। अगर पुत्र की हमने 1 मान लिया तो पिता की कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद पिता की आय उसके पुत्र की आय की 5 गुनी हो जाएगी। तो 3 साल बाद की क्या बता रहा, प्लस का 3 साल बाद, अगर पुत्र की 1 है तो पिता की 5 हो जाएगी। ठीक, पिता की वर्तमान आय ज्ञात करनी है। तो हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ दोनों का अंतर देखेंगे, यहाँ दोनों का अंतर 2 है, यहाँ अंतर 1 है, जो कि बराबर नहीं है। तो हमें इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिफरेंस जो है
इसका हम ऊपर गुणा कर देंगे और जो इन दोनों का डिफरेंस है उसका हम यहाँ नीचे गुणा कर देंगे। तो हमारा नया रेशियो क्या आ जाएगा, 7 चौक 28 अनुपाते 4 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30 अनुपाते 6। तो अब यहाँ देखेंगे दोनों का अंतर कितना है, 2, यहाँ भी 2 है जो कि अब बराबर है। तो ये हमारा पिता का वर्तमान रेशियो हो गया और ये पुत्र का हो गया। ठीक, अब देखिए लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये अंतर हमारा जो 2 है वो यहाँ ये कितना कह रहा है, 3 साल का है। तो यहाँ 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हमारा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 3/2। तो हमें निकालना क्या है, हमें पिता की वर्तमान आय निकालना है। तो पिता का वर्तमान रेशियो कितना 28 है, तो 1 बराबर 3/2, 28 बराबर क्या हो जाएगा 28 गुणे 3/2। तो हमारा जो आएगा 2 14 42 वर्ष। हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि पिता की वर्तमान आय हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 5x - 3y = 7 और दूसरा समीकरण दिया है 7x + 4y = 18 के कितने हल होंगे। तो इस क्वेश्चन के 3 कंडीशन बनती है। अगर ये 2 समीकरण दिए इसके 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 बराबर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 a2 जो है b1 b2 के बराबर नहीं है। ठीक, तो अगर ये कंडीशन बनती है तो हमारा क्या होगा, हमारा एक हल होगा, मतलब इस समीकरण युग्म का जो कि एक हल होगा, एक हल होगा। ठीक, और ये जो है ये रेखा एक दूसरे पर छेद करेगी। चलिए दूसरा कंडीशन क्या होता है, ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2। ये दूसरी कंडीशन था। इस कंडीशन में क्या होगा, अनेक हल होंगे, अनेक हल। ठीक, तो अनेक हल की कंडीशन क्या होती है कि मतलब दोनों रेखा समपाती हो, जैसे एक रेखा है इसके ऊपर ही दूसरी रेखा भी हो, तो ये देखा ये कंडीशन क्या होती है, अनेक हल होते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये कंडीशन ऐसी है कि इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो ये कंडीशन कब बनेगी, जब दोनों रेखाएं समांतर होगी, ऐसे कंडीशन। तो हम यहाँ क्या निकालना, हमें इस समीकरण का बताना है कितने हल होंगे। तो हमारा a है, ये b है, ये c है, ऐसे यहाँ a है, b है और ये c है। तो a1/a2 क्या हो जाएगा हमारा, a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमारा a1/a2 क्या आएगा, a है 5 और a2 है 7 बराबर b है -3 और b2 है 4। अब यही देख लीजिए a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी होती है, ये कंडीशन हमारी होती है पहला कंडीशन एक। तो मतलब इसके एक हल होंगे, मतलब इस समीकरण के केवल एक ही हल होंगे, जो कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 18 निम्न में से किससे विभाज्य है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, ऑप्शन ही उठा लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ देखेंगे जो 5 है तो ये 5 से कटेगा नहीं। 5 से कटने के लिए क्या चाहिए, या तो लास्ट में 0 हो या तो लास्ट में 5 हो। तो 5 तो होगा नहीं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, 8 ले लेते हैं। तो 8 से कंडीशन क्या है कटने की, कि लास्ट के 3 अंक जो हैं वो 8 से कटने चाहिए। तो 118/8 करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ जो है 8 से नहीं कट रहा है, तो कि सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम बी ले लेते हैं। बी में क्या है, बी 6 है, तो 6 से कटने के लिए 3 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। तो 2 से कटने के लिए क्या चाहिए, 2 से कटने वाले लास्ट के अंक जो है, इकाई का अंक जो है वो 2 से कटना चाहिए, जो कि कट रहा है। तो मतलब कि 2 से ये कट रहा है। दूसरा क्या लेंगे कि हमारा 3 जो है वो इस संख्या को कट कर दे। तो ये 3 की कंडीशन क्या होती है, ये 81 18 के अंकों का योग जो है 3 से कट जाए। तो 81 18 हमारा क्या है, 8 1 9 9 1 10 10 8 18। तो 18 3 से कट जाएगा, जो कि अब हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि वो 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेड के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के मूल समान होंगे। तो मूल समान बता रहा ना, तो मूल समान होने के लिए कंडीशन क्या है, मूल समान तभी होंगे जब b² - 4ac = 0।
ये कंडीशन है हमारा मूल समान होने का। बी हमारा क्या है, बी हमारा ये होता है, ये है और ये हमारा सी है। तो बी कितना दिया, z+1, z+1 का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर है, माइनस का 4, ए कितना दिया है, ए दिया है 1, ए दिया है z+4 और सी कितना दिया है, सी दिया है 1 बराबर में 0। तो यहाँ से हम z का मान निकाल लेंगे। तो z+1 का स्क्वायर खोलेंगे तो z स्क्वायर प्लस 2z प्लस का 1 और यहाँ 4 का अंदर में गुणा करेंगे तो माइनस का 4z माइनस का 16 बराबर में 0। हमारा ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस का 2z, क्योंकि प्लस का 2z माइनस का 4z माइनस का 2z, अब प्लस कौन, माइनस का 16 माइनस का 15 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे तो 5 × 15 होता है, इसका गुणनफल इसके प्लस माइनस के बराबर होना चाहिए। तो z स्क्वायर माइनस 5z प्लस का 3z माइनस का 15 बराबर 0। तो z यहाँ कॉमन लेंगे तो z -5, यहाँ प्लस का 3 कॉमन लेंगे, यहाँ z -5 बराबर 0। अब यहाँ आ जाएगा z -5 और z +3, तो z बराबर 0। तो z बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, z बराबर 5, 1 हो जाएगा -3। तो हमारा z के 5 और -3 मान के लिए हमारा ये जो है समीकरण का मूल समान होंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर ने अपने माल का 3/5 भाग 25% के लाभ पर और शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेचा। ठीक, इस पूरे व्यवहार पे उसकी प्रत्येक हानि या लाभ बताना है। तो उसने क्या किया, उसने 3/5, जैसे मैंने मान लिया कि इसने 3/5 को उसने 25% पे बेचा है। उसके सामान को, माल को कितना मान लिया, कंप्लीट माल को मैंने 5 मान लिया। ठीक, तो अब उसने 5 उसको कंप्लीट मान लिया तो 3/5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 उसने क्या किया, 25% के लाभ पे बेचा। ठीक, और 2 को क्या किया उसने, देखो बचा हुआ 5 में से 3 उसने 25%, बचा कितना 2, तो 2 को उसने क्या किया, क्रय मूल्य पे ही बेचा, मतलब 0% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो अब हमने यहाँ मान लिया कि उसके एक का मूल्य कितना था, एक का मूल्य मैंने 100 मान लिया। ठीक, तो 5 का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 500 हो जाएगा, 5 का मैंने 1 का 100 मान लिया। अब यहाँ देखिए तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 300 हो जाएगा और 300 का 25% कितना होता है, 300 का 25% जो होता है वो हमारा कितना हो जाएगा, 75 आ जाएगा। तो मतलब कि वो 3 को जो है 375 रुपये में बेच दिया और 2 को, क्योंकि वो क्रय मूल्य पे बेच रहा है, मैंने 1 का क्रय मूल्य कितना माना है 100, तो 2 को उसने 200 रुपये पे बेच दिया। तो 3 उसने टोटल कितने 575 रुपये, उसके सेलिंग कितने हुई 575। ये सेलिंग हो गया 5 सामान का उसके सेलिंग प्राइस, और उसकी कास्ट प्राइस कितना था 500 था। तो उसको प्रॉफिट कितना का हुआ, 75 का हुआ ना। तो 75 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 500 पे। ठीक, इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो बचेगा, 5 के 5 5 25 आ गया हमारा 15%। उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 15% के प्रॉफिट हुआ है, जो कि ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ गुणा है तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। तो इस समीकरण में हम पहले सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह को बदल लेंगे, जो चिन्ह दिया है उसको हम बदल देंगे। तो 12 गुणे के स्थान पे क्या किया इसने, गुणे के स्थान पे -3 एक ब्रैकेट में, और माइनस के स्थान पे प्लस 2 और भाग के स्थान पे गुणे 3 एक ब्रैकेट में, इसको पूरे को एक ब्रैकेट में बंद, और प्लस के स्थान पे भागे 1 और माइनस के स्थान पे +4। अब पूरे के बाहर में क्या हो गया, भाग, मतलब यहाँ भाग है तो भाग का स्थान पे गुणे 4। तो अब इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा 12 में से 3 गया 9 हो गया, और ये प्लस में 3 दूनी 6, 9 6 15 होता है, बाद में करते हैं। और भागे में कितना है 4 1 5 हो जाएगा। अब पूरे के बाहर कितना गुणे में है, गुणे में 4 है। ठीक, अब यहाँ 9 6 15, 15 भागे 5 गुणे में 4, तो 15 में 5 भाग करेंगे 3 आएगा, 3 गुणे 4, 4 3 12 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो जैसे ए दिया है ये क्या करेगा 15 घंटे में, अब बी जो है
वो 20 घंटे में। ठीक, अगला क्या है, जबकि एक तीसरा पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो सी जो है सी खाली कर रहा है, ये कितने 30 घंटे, तो इसका हम माइनस मान लेंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो एक टंकी को भरना, देखिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। ठीक, तो अब इसकी ए की कार्य क्षमता आएगी कितना, ए की 4 आ जाएगी। अब बी का कितना आ जाएगा, बी का 3 आ जाएगा, और सी का माइनस का 2। ठीक, ये माइनस का 2 है क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब देखिए ये दोनों मिलके 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरेंगे, ये दोनों मिलके, लेकिन साथ ही साथ सी जो है -2 लीटर वो कम कर देगा 2 लीटर। तो तीनों मिलके जो है, तो ए प्लस बी तीनों मिलके जो है वो 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, क्योंकि दोनों देखो 7 भर रहे हैं लेकिन सी तो खाली कर रहा है ना, तो दोनों मिलके 5 लीटर पानी भर रहे हैं, तीनों मिलके 5 लीटर पानी भर रहे हैं। अब पानी भरना कितना है, 60 लीटर भरना है, क्योंकि टंकी की कैपेसिटी कितनी है 60 है, तो 60/5, तो 5 से गया 12 में, तो 12 घंटे इनको लगेगा टंकी को भरने में, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x अनुपात 6 समान अनुपात 6 अनुपात y और x अनुपात y समान अनुपात y अनुपात 6, तो इसमें x और y का मान निकालना है हमें। तो हमने क्या ऐसी कंडीशन में क्या बताया था, अंदर वाले का अंदर गुणा, अब बाहर वाले का बाहर गुणा। चलिए कर देते हैं। x y बराबर हो जाएगा हमारा 6 × 6। ठीक, ये पहली कंडीशन, तो मतलब x y बराबर 36 आ जाएगा। ये हमारी पहली कंडीशन से आ गई। और दूसरी कंडीशन से क्या होगा, x × 6 बराबर हो जाएगा y × y। ठीक, तो यहाँ x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, y²/6। तो ये x का मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये y² बटे में 6 गुणे y बराबर 36। तो y³ बराबर कितना आ जाएगा 36 × 6। तो y का हम इस क्यूब रूट कर देंगे तो कितना आएगा, y का क्यूब रूट, तो ये 6 आ जाएगा मान हमारा। तो y बराबर 6 आ गया, तो y का मान जो है हम इसमें रखेंगे तो हमारा x बराबर क्या आएगा, y² 6 का स्क्वायर बटे 6, तो ये भी x बराबर 6 आ जाएगा। तो x और y का मान कितना आ गया, 6 और 6, जो कि ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्यालय के फर्श की बीमाएं 5 × 3 है। ठीक, 60 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत 7440 है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, इसमें दिया क्या है, दीवारों और छत का पेंट करने की लागत कितनी है, 7440 है। तो हमें ऊंचाई निकालना है। ठीक, तो फर्श की जो बीमा दी है 5 × 3 दिया है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल b × l हो जाएगा। फर्श का क्षेत्रफल 5 × 3 तो 15। अब फर्श को अगर पेंट करना होता तो फर्श को पेंट करने में कितना लगता है, गुणे 60 होता, तो 15 × 6 = 90, तो 900 रुपये जो है उसको अगर फर्श को पेंट करना होता तो उसको लगते। लेकिन ये फर्श की बात नहीं हो रहा है, यहाँ देखो फर्श को जितने पैसे लग रहे हैं उतने ही पैसे तो छत में भी लगेंगे। दीवार की जो छत है, छत और फर्श तो बराबर ही हैं। तो हम देखो पूरा कितना दिया, दीवार और छत की वैल्यू कितना दी है 7440। इसमें से हम अगर छत वाला निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6540, इतना रुपया आ जाएगा। अब एक्चुअल में 6540 रुपये जो है वो चारों दीवालों को पेंट करने का हमारी लागत है। तो पेंट करने पर मीटर स्क्वायर हमारा कितना है 60 रुपये ना, तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो दीवार का एरिया आ जाएगा कि नहीं। तो दीवार का एरिया क्या हो जाएगा, हमारा दीवार का क्षेत्रफल जो है हमारा हो जाएगा 6540 बटे में 60। और एक्चुअल में दीवार का एरिया कितना होगा, देखो 4 दीवारें हैं तो 2 आमने सामने की 2 दीवारें बराबर होंगी, तो 2 × 1 के साथ हो जाएगा लंबाई गुणे हाइट और प्लस 1 के साथ हो जाएगा चौड़ाई गुणे हाइट। ये हमारी दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा एक्चुअल में। और दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, जितनी लागत है उसमें 60 से डिवाइड करने से। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, इसको 0 से 0 कट गया, 6 के 6, 6 9 54, 109 बराबर में 2 × यल कितना दिया हुआ है, यल हमारा 5 है, 5h प्लस में हमारा 3h बराबर में आ जाएगा 5 3 8 दूनी 16h। ठीक, तो h बराबर कितना आ जाएगा 109 बटे 16।
अब इसको हम काटेंगे तो एच बराबर कितना आएगा 16 छक्का 96, 6.16 128, ठीक। तो 6.8 समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 6.8 समथिंग में आएगा सेंटीमीटर में, जो कि हमारा ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण a + 3x² - 13ax + 7 - a बराबर 0 है का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक। तो मतलब अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या होगा 1/अल्फा होगा, ठीक। तो हमें a का मान ज्ञात करना है, तो हमें पता होगा मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग माइनस का b/a होता है, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो अगर हमारा एक मूल कितना दिया है, एक मूल अल्फा दिया है और दूसरा क्या है उसका व्युत्क्रम है, अगर दूसरा भी 1/अल्फा है बराबर है c/a, तो c/a हमारा क्या हो जाएगा, c/a जो है 1 के बराबर आएगा, ठीक। तो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ a जो है ये हमारी ये वैल्यू a है और c क्या है, ये पूरा c है। तो हम यहाँ रखेंगे c बराबर 7 - a बटे में a + 3 बराबर में कितना हो जाएगा 1। तो 7 - a बराबर a + 3, a उधर जाएगा 2a और 3 इधर आएगा, तो ये 7 में से 3 घटेगा क्योंकि 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 4। तो a बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचना 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है। 60 मिनट में 21 संतरे, ठीक, खा सकती है। वह जानना चाहती है कि उसे समान गति से 35 संतरे खाने में कितने मिनट लगेंगे। तो 60 मिनट में उसने 21 संतरे खाए, ठीक। तो एक संतरे खाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 60/21। अब 35 संतरे खाने में, ऐसे 35 संतरे खाने में 60/21 गुणे में 35, ठीक। तो 7 × 21, 7 × 5 = 35, ये 3 से कटेगा 20, तो 20 × 5 = 100, तो मतलब उसको 100 मिनट लगेगा, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। 35 संतरे उसको खाने में 100 मिनट लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समषट्भुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा, ठीक। तो समषट्भुज कैसे बनता है, समषट्भुज मतलब 6 भुजा वाला ना, तो एक देखिए ऐसे बन जाएगा कि नहीं हमारा, ठीक। ये हमारा समषट्भुज है। तो समषट्भुज के आंतरिक कोण कितना होता है, 120 होता है, तो बाह्य कोण कितना होगा 60 अंश होगा, क्योंकि अंदर आंतरिक और बाह्य कोण का मान कितना होता है 180 अंश होता है। तो हमारा ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह एक तरीका ये भी है कि भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, n बराबर 360 बटे बाह्य कोण, ये हमारा फार्मूला भी होता है बाह्य कोण। तो हमारा भुजाओं की संख्या क्या दिया है, 6 दिया है, 6 बराबर 360 बराबर ये बाह्य कोण, जो भी बाह्य कोण हो, तो कोण ए बराबर हो जाएगा हमारा 360 बटे में 6 बराबर 60 अंश। तो बाह्य कोण का मान कितना आ गया हमारा 60 अंश, जो कि ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 की राशि उधार ली, तो उसे चुकाने के लिए रवि द्वारा मोनू को कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले मिश्र धन निकालना है, तो हम क्या 3000 का हम पहले निकालेंगे। 3000 का 4% कितना, तो 4% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4/100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/25 आएगा हमारा, ठीक। अब हमारा 3000 का 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का 1/25 कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा 3000 का 1/25 कितना आएगा, तो 25 120 हो जाएगा। तो मतलब हमारा 1 साल का 120 आएगा, ये दूसरे साल का भी 120 आएगा। लेकिन दूसरे साल में क्या होता है कि हमारे ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो इसका भी 1/25 होगा, तो इसका भी 120 का 1/25 निकालेंगे हमारा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा लगभग 4.8, तो ये हो जाएगा 4.8। तो अब हमारा ब्याज कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 12 दूनी 24 मतलब 240 प्लस 4 प्लस 0.8, 240 प्लस 4.8 बराबर 244.8। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो उसका मूलधन कितना था 3000 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज 244.8, तो हमारा आ गया 3200
44.8। ये इतना मिश्र धन आएगा जो रवि द्वारा मोनू को दिया जाएगा, जो कि ऑप्शन सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक तालिका दी है, तो इसमें हमें निकालना क्या है कि दिए गए वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय सी के चयनित छात्रों की कुल संख्या, सी कौन सा है, सी ये है, और चयनित छात्र ये वाले हैं, ठीक। उन्हीं वर्षों के दौरान साक्षात्कार के छात्रों की कुल संख्या के लगभग कितने परसेंट है, साक्षात्कार के कितना है, ये वाली संख्या है। तो मतलब इसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो चलिए सबसे पहले चयनित विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो चयनित विद्यार्थी सी जो है वो हमारे कितना है, इसको हम जोड़ लेंगे, कितना आएगा ये जोड़ने से, तो ये 52-20 आ जाएगा, और साक्षात्कार वाला कितना आ जाएंगे, साक्षात्कार वाला आ जाएगा जोड़ने से 8700, ठीक। अब ये पूछ कह रहा कि चयनित छात्रों की कुल संख्या कितना परसेंट है, तो हम इसका 52-20 बटे 8700 का हम परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा, तो 0 से 00 से 00 कटेगा, तो 52-20 बटे 87। जब इसको हम भाग करेंगे तो नियर अबाउट 60% के नियर अबाउट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इसका मान निकालना है, तो हम निकटतम मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या देखिए, यहाँ 52 दिया है और यहाँ 251, तो 251 में से 52 घटाएंगे तो नियर अबाउट कितना आएगा हमारा, 199 के नियर अबाउट आएगा, ठीक। 199 के नियर अबाउट आएगा, तो 156 में अगर हम 199 जोड़ेंगे तो हमारा 355 के नियर अबाउट आएगा। तो हमारा 355 के नियर अबाउट कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस समीकरण को सरल करना है, तो देखिए अंडर रूट 625 दिया है, इसका रूट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 324 किसका होता है, 18 का होता है, ठीक। अब प्लस में 33 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089 होता है। तो 25 में से 18 गया, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 प्लस 1089 बराबर हो जाएगा हमारा 1096, जो कि ऑप्शन ए ही हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बारंबारता सारणी दी हुई है, तो इसमें हमें लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है। आंकड़ों का माध्य जो है वो 4 दिया है। देखो माध्य का फार्मूला क्या होता है, x बार बराबर एफ आई पूरे एक्स आई का योग बटे एफ आई का योग। तो हमारा एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, एफ आई एक्स आई, तो 3 त्रिका 9, 5 चौका 20। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये 9x हो जाएगा, ये 8 दूनी 16। तो हमारा x बार कितना दिया हुआ है, x बार दिया है 4 बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, इसको हम जोड़ लेंगे, इसको जोड़ने में कितना आएगा, 16 9 25 20 45 प्लस 9x। अब बटे में एफ को जोड़ लेंगे, फ्रीक्वेंसी कितना आएगी, 4 3 7 8 7 15 प्लस x, ठीक। अब इसको हम निकाल लेंगे, तो क्रॉस गुणा करेंगे, तो 15 चौका 60 प्लस 4x बराबर 45 प्लस 9x। अब 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर 45 को इधर लाएंगे तो 15 हो जाएगा, तो 5 से 15 घटेगा तो x बराबर 3 आ जाएगा, तो जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इस समीकरण को विस्तारित रूप में x4y³ का गुणा निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए करते हैं, 3 त्रिका 9x स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12xy एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x की घात 4 प्लस y की 6 प्लस 2x² y³, ठीक। अब यहाँ देखेंगे तो हमें निकालना क्या, x4y³। तो अब x² गुणे में x होगा, तो हमारा इससे भी ये गुणांक नहीं आने वाला है। वैसे इसका गुणा हम इसमें भी करेंगे, तब पर हमारा यहाँ y⁻6 आ जा रहा है, जो कि हमें निकालना क्या है, y⁻3। अब जैसे इसका गुणा हम इसमें करते हैं, ठीक। तो यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ आएगा 9 दूनी 18 x⁴ y³, ठीक। अब दूसरा कोई आ रहा है, देखते हैं। अब 4 का हम गुणा 4y² का गुणा करेंगे तो y² x4 आएगा, जो कि यहाँ भी नहीं आएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे
जो कि y की पावर 8 हो जाएगा, यहाँ भी नहीं आ रहा है। यहाँ करेंगे तो यहाँ y की पावर 5 हो जा रहा है, जो कि यहाँ भी नहीं आ रहा है। अब ऐसे इसका 12xy का गुणा करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 5 आ जा रहा है, क्योंकि x पावर 4 लेना है हमें। यहाँ y की पावर 7 आ जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो x पावर 3 और y की पावर 4 आ रहा है, जो कि हमें निकालना क्या है, x की पावर 4 y की पावर 3। तो हमारा इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। केवल एक ही अंक ऐसा मिल रहा है जिसमें x की पावर 4 y की पावर 3 का गुणांक हो, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बारंबारता सारणी का हमें समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने की सारणी का क्या फार्मूला होता है? समांतर माध्य x बराबर होता है fi xi का योग बटे में fi का योग। तो fi क्या होता है हमारा, ये वाली संख्या होती है, और हम fi xi निकाल लेंगे। ठीक, तो 5 दाम 50, 20 पंचे 100, 4 3 12 120, 6 चौक 24 240, ये हो जाएगा 250। ठीक, तो हमें x बार निकालना है। तो x बार बराबर ऊपर इन सब का योग कर देंगे तो हमारे ऊपर योग कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 760 बटे में 5 5 10 4 14 6 20 5 25। अब हम 25 से इसको काटेंगे तो हमारा आएगा क्या, 5 25, 5 1 5, 55 25, 5 दूनी 10। अब 152 बटे 5 आया। 152 बटे 5 को हम काटेंगे तो 5 3 15, ठीक, 0 आएगा, 5 चौक 20, 30.4 हमारा समांतर माध्य आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता 4800 में 800 सेब खरीदता है। ठीक, 4800 में उसने 800 सेब खरीदा, वह परिवहन में 800 खर्च करता है। तो उसका 800 पे तो खर्च बढ़ गया, ये परिवहन में 800 पे खर्च एक्स्ट्रा कर देता है। प्रत्येक सेब पर वह 10 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सेब को किस मूल्य पे बेचना चाहिए? तो टोटल पहली बात उसकी कास्ट प्राइस कितना आ गया, 48 8 5600 उसका कास्ट प्राइस आ गया। ये हमें आ गया 800 सेब का, तो एक सेब का कितना हो जाएगा, 5600 बटे 800, तो 00 00 800 से 56, मतलब उसको एक सेब का कीमत कितना पड़ा, 7 रुपये पड़ा। उसको बेचने में कितना है, उसको 10 रुपये का प्रॉफिट लेना, तो उसको बेचना कितने का पड़ेगा, 17 का बेचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 10 12 16 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 लाख हो जाएगा हमारे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक, तो अब हम इन सबके इन चारों का पहले हम एलसीएम ले लेंगे। इन चारों से एलसीएम लेके हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जो पूर्णतः विभाज्य होगी। तो चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ आएगा 16 गुणे 5, इसमें 3 है, गुणे 3, 16 पंचे 80, 8 3 24, 240 आएगा इसका एलसीएम। ठीक, तो अब 240 से पहले हम 6 अंकों सबसे छोटी संख्या में डिवाइड करेंगे, कितना है, 1 लाख। तो यहाँ जाएगा 4 बार में, ठीक, 96 960 है, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 40। ठीक, तो ऊपर से 0 आएगा, एक बार में जाएगा 240, यहाँ आएगा 160, यहाँ से 0 आएगा, तो यहाँ हमारा अगर हम 6 बार ले जाते हैं तो 6 0 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, तो 0 6 1, तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है, 160 आ रहा है। अब हमारा 240 से ये नहीं कटेगा, तो 160 में हम क्या जोड़ दें कि 240 से कट जाए, तो 160 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 80 जोड़ेंगे तो हमारा 240 से कट जाएगा, तो हमारा 80 जोड़ने पे 240 आ जाएगा, कट जाएगा। तो हम 1 लाख में हम 80 जोड़ देते हैं तो हमारा यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो 8 10 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 संख्याओं का औसत 26 है और उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का औसत अगर 26 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 26 गुणे 2 बराबर 52 हो जाएगा। ठीक, और उसमें से एक संख्या कितना दिया है, 12 दिया, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि 2 संख्याओं का योग हमारा 52 है ना, तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक पाई चार्ट है, तो इसमें कह रहा है कि इसमें 2017 की तुलना में 2020 में कपास के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई। 2017 में कितना है, 2017 में कितना है, 32 है। ठीक, और 2020 में कितना है, 2020 में 41 है, तो कितने का वृद्धि हुआ है,
32 9 41, 9 का वृद्धि हुआ है, कितने पे हुआ है? 32 पे हुआ है। ठीक, अब इसका परसेंटेज निकालेंगे हम, तो बटे में 32 गुणे 100, तो ये जाएगा 8 चौक 32, 1 25, तो 25 9 225 बटे में 8, इसको हम भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक, 8 64, 28 समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस अंडर रूट का हमें मान निकालना है, तो यहाँ अंडर रूट 1 2 3 4 3 2 1 दिया है, तो ये एक सीरीज बन रही है जो 1 2 3 4 4 3 2 1 है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि मतलब 1111 होगा। जैसे हम आपको एक ट्रिक और बता दें, तो जैसे 11 का स्क्वायर पूछा है, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 2 1 हो जाएगा, और 111 का स्क्वायर पूछता है तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 2 1, ऐसे 1 1 1 अगर 4 बार है इसको स्क्वायर पूछता है तो 1 2 3 4 3 2 1, तो ये हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 24 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 25 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ को क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।